क्या हाल है दोस्तों। तो यार आज अपन अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो वेक्टर्स के जो 5 लेक्चर हुए हैं पिछले, उसमें हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सीखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स वगैरह निकालना। और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नए नए रूल पढ़े हैं, जो हमने बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से पूरा डिराइव करा है। कुछ भी नई चीज़ हमने एक तरीके से अलग से कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी है ना। हमने बिल्कुल वेक्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पैरेलली उसको मैच करवाते हुए पढ़ा है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना आए, है ना। तो आज यार हम उसका एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ने वाले हैं। और अगर लेक्चर्स तुम्हें अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ। जो भी क्लास नोट्स वगैरह होते हैं सारे यहीं पे अपलोड होते हैं, तुम जा करके चेक कर सकते हो। अभी वेक्टर के भी जितने भी लेक्चर्स है वो मैंने सारे अपलोड करें यहाँ पे। नोट्स, रिटर्न नोट्स जो क्लास में लिखते हैं वही वाले नोट्स। और अगर कोई भी इश्यू हो तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज अपना डाउट्स वगैरह के लिए माफियाज डाउट कलर्स ग्रुप, जो अपना टेलीग्राम डाउट ग्रुप चैनल है, तो टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 24/7 डाउट्स चलते रहते हैं। और डेली मैं 10:30 PM पे खुद लाइव सेशन लेता हूँ, खुद लाइव डिस्कशन करता हूँ। बच्चे खुद अपने डाउट मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, जो भी उनको इश्यू आ रहा होता है। और उसके अलावा कोई इश्यू हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो ना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर चीज़ें अच्छी लगी तो। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने सीखा, उसके अलग अलग क्वेश्चंस करे पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम जो वेक्टर एडिशन है उसके एप्लीकेशंस, जो कि पिछले लेक्चर में भी एक एप्लीकेशन देखा था अपन ने, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो, या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि किन्हीं भी 3 या 4 या 5 जितने भी वेक्टर्स हो उनका रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और आज भी उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले उसी से स्टार्ट कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। उसको हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा था कि इक्विलिब्रियम फोर्सेज, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या उससे ज़्यादा फोर्स लग रहे हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, नेट फोर्स जीरो होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। और उसको नेट फोर्स जीरो कैसे करते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में उसमें किया था। अभी उसी को तो पहले उसी को एक्सटेंड करते हैं कि और नए तरीके क्या हो सकते हैं उसको करने के, और क्या हम आगे फिजिक्स में, ये बिल्कुल आगे की फिजिक्स चल रही है एक तरीके से समझ सकते हो तुम। एनएलएम का एक पार्ट है, एनएलएम चैप्टर में हम ये वेक्टर का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो करने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे। और अगर यहीं पे ड्राइव कर लेंगे तो मतलब इसमें कुछ अलग भी नहीं है, और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके ही हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज के लिए हमने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब 2 या उससे ज़्यादा फोर्सेज लग रहे हों तो एफ नेट, जो हम बोल रहे थे कि जो नेट फोर्स बनेगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और इस तरीके से चलता चलता वो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। या फिर हम बोलोगे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, ताकि वो रिजल्टेंट जीरो बन सके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं अगर वो साइक्लिक होंगे, जैसे मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, F7, जैसे 7 फोर्सेस थे। अगर ये सातों फोर्स मिलकर के एक साइक्लिक पॉलीगन बना लेते हैं, क्लोज पॉलीगन बना लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, यानी कि नेट रिजल्टेंट जो आएगा इन सब का वो जीरो आएगा। तो साइक्लिक पॉलीगन, क्लोज्ड साइक्लिक पॉलीगन, क्लोज्ड साइक्लिक पॉलीगन, ये भी एक कंडीशन है। हमने कल देखा था कि एक्स में नेट फोर्स जीरो हो, वाई में नेट फोर्स जीरो, जेड में नेट फोर्स जीरो, उसको हम रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट मेथड बोल सकते हैं। एक तरीका था। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि वो एक क्लोज साइकिल बनाएं या फिर बोलें कि क्लोज पॉलीगन बनाएं, तब जाकर के उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, क्योंकि तुम जहाँ से चले थे उनके एडिशन करते समय तुम फाइनली वहीं पे पहुंच गए, तो ना तो कोई ओपन टेल बचा ना कोई ओपन हेड बचा जिसको ज्वाइन करोगे तो रिजल्टेंट बनेगा। तुम जहाँ से चले थे वहीं पे लौट कर आ गए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ये एक आइडिया है इक्विलिब्रियम के कंडीशन का, ठीक है। उसमें से हमने मेथड 1 जो सीखा था वो ये सीखा था कि भाई रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और हम उसके कंपोनेंट करते थे एक्स में, वाई में और जेड में, और फिर हम लिखते थे समीशन एफ एक्स जीरो, समीशन एफ वाई जीरो और समीशन एफ जेड जीरो, और एफ नेट जीरो।
इक्विवेलेंट या फिर बोलो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमने एक्स वाई जेड और तीनों में कंपोनेंट करे उनके वेक्टर्स के, और तीनों को इक्वल टोटल तीनों में डायरेक्शन में इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए। या फिर किसी एक डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो ही है बस, तो सिर्फ उसी डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम है, बाकी दोनों का नहीं होगा, है ना। अभी ये जो तरीका है एन साइड के पॉलीगन का तरीका, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से पढ़ते हैं कि तीन फोर्सेज जब लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। तीन फोर्सेज अगर लग रहे हों तो उसकी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लामीज थ्योरम से बोलते हैं, है ना। लामीज थ्योरम के नाम से हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट, ये मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, F1 F2 F3, F1 F2 और F3। अगर ये तीन फोर्सेज लग रहे हैं और अगर इनका तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, कंडीशन क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेज लग रहे हैं, तीनों का रिजल्टेंट जीरो है और साथ में ये तीनों फोर्सेज कोप्लेनर वेक्टर हों, क्या हो, कोप्लेनर वेक्टर हों, तब जाकर के अगर ये रिजल्टेंट जीरो बना रहे हैं और कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो F1 अपॉन में साइन थीटा 1 इक्वल टू F2 अपॉन में साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 अपॉन में साइन थीटा t। बाकी तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तभी हो सकता है जब वो कोप्लेनर हों, क्योंकि अगर कोई भी दो वेक्टर को देखोगे तो कोई भी दो वेक्टर तो मिला करके अपना एक प्लेन बना ही लेंगे। इस प्लेन के अगर बाहर हुआ तीसरा वेक्टर, तो उसका जो आउट ऑफ द प्लेन वाला कंपोनेंट हुआ, इनटू द प्लेन वाला तो हो सकता है बैलेंस हो जाए, लेकिन आउट ऑफ द प्लेन वाला कंपोनेंट कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर तीन वेक्टर रिजल्टेंट जीरो बना रहे हैं तो वो कोप्लेनर ही होंगे। और अगर ऐसा है तो F1 के सामने वाला जो ये एंगल इस तरीके से बनाऊं मैं कि सभी को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करूं मैं, समझ में आ रही बात। कॉन्करेंट वेक्टर्स जो बोलते हैं, किसी सभी को एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, अगर तीनों वेक्टर्स को मैं शिफ्ट कर करके ऐसे स्टार्ट करूं ऑब्जेक्ट पे, एक ही पॉइंट पे मिला दूं, तो सभी की टेल अगर एक जगह से हो तो F1 F2 F3, तो F1 के सामने वाला एंगल थीटा 1 और F2 के सामने वाला थीटा 2, F3 के सामने वाला थीटा 3, इस तरीके से लिखा जाए। तो जो लामीज थ्योरम बोलती है F1 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू होता है F2 बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू होता है F3 बाई साइन थीटा 3। F1 बाई साइन थीटा 1, F2 बाई साइन थीटा 2, F3 बाई साइन थीटा। साइन थीटा 1 होता है F1 के सामने वाला F2 और F3 के बीच का एंगल, थीटा 2 होता है F2 के सामने वाला F1 F3 के बीच का एंगल, और थीटा 3 होता है F3 के सामने वाला F2 और F1 के बीच का एंगल। अगर ऐसा है तो वो रिजल्टेंट जीरो होगा, या फिर बोलो रिजल्टेंट जीरो है तो ये कंडीशन वैलिड होगी। समझ में आ गई क्या बात। ये लामीज थ्योरम कहती है, और ये वैलिड है 3D कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग जिनका रिजल्टेंट जीरो है। समझ में आ गई क्या बात। जब रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो ये वेक्टर, ये कंडीशन लागू नहीं होती है। अब इसका प्रूफ क्या है, ये हम NLM के अंदर पढ़ते हैं स्पेशली। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बिल्कुल यही है जो हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन के थ्रू ही इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। कि अगर तीन वेक्टर हैं, मान लो ये तीन वेक्टर हैं F1 F2 और F3, इनके सामने वाले थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये तीन एंगल्स हैं। अगर इनका रिजल्टेंट जीरो है, अगर मैं बोलूं कि इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, अगर ये रिजल्टेंट जीरो है, तो these vectors must form close polygon। भाई क्लोज साइक्लिक पॉलीगन इनको बनाना पड़ेगा, यानी जहां से चले हैं किसी, अगर इनको वेक्टर को हेड टू टेल अरेंज करते जाऊं, तो जो फाइनली हेड आएगा वो इनिशियल टेल को कनेक्ट कर जाएगा, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे। रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इनका नेट रिजल्टेंट जीरो हो। तो क्लोज साइक्लिक तुम्हारा पॉलीगन बनना चाहिए। तो इनकी वजह से क्लोज साइक्लिक पॉलीगन, और ये पॉलीगन तीन साइड का है। तीन साइड का पॉलीगन क्या होता है बेटा, ट्राइंगल होता है। तो मान लो ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, F1 F2 F3, जिनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं ऐसे F1 F2, और ये मान लो ये F3 है। तो इनको मैंने अरेंज करा, हेड टू टेल कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो देखो ये क्लोज ट्राइंगल बन रहा है। अगर ऐसा होगा तभी वो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अगर ये ओपन रह जाता, मान लो यहीं तक पहुंच पाता, या फिर हो सकता है यहाँ पे चला जाता, तो ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट बनता और वो रिजल्टेंट जीरो नहीं आता। बट यहाँ पे ओपन टेल और ओपन हेड ये होने थे, लेकिन यहाँ पे तो वही हेड जो है उस टेल पे पहुंच गया, तो यहाँ से ज्वाइन करने के लिए जीरो लेंथ का वेक्टर बनाना पड़ेगा, यानी कि रिजल्टेंट इसका जीरो है। समझ में आ गई क्या बात। अब हमें जो एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे, वो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, F1 F2 F3 के बीच का एंगल है। और हमने जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाला था, कैलकुलेट करना सीखा था, तो हमने ऐसे ही एक साइक्लिक ट्राइंगल बनाया था। उसमें एंगल जब देखे थे, ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल कनेक्टेड होते हैं वेक्टर्स। हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखने के लिए टेल हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कनेक्ट करना होता है। तो हम इस वेक्टर को उठाएंगे, मान लो इस पहले वेक्टर को, ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर और ये F3 वेक्टर, ऐसे समझ लो। तो हम इस पहले वेक्टर को उठा रहे हैं, ठीक है। इस पहले वेक्टर को उठा करके हम यहाँ पे रख रहे हैं,
और इसको थोड़ा डैश लाइन से दिखा देते हैं ताकि हमें बस ये पता रहे कि हम इसको किस काम में ले रहे हैं। हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिखने के लिए ही काम में ले रहे हैं इसको, और कोई पर्पज नहीं है हमारा। ठीक है, और ये F3 वेक्टर, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये जो वेक्टर है एक तरीके से ये F1 वेक्टर ही है, ये F2 वेक्टर है, इनको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया, और ये F3 वेक्टर है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स F1 और F2 के बीच का वेक्टर ये बनेगा, एंगल F1 वेक्टर और F2 के बीच का एंगल ये बनेगा, ना कि ये। तो ये जो एंगल है ये θ1 है, और ये जो एंगल बनेगा ये F3 और F2 के बीच का बनेगा। F3 और सॉरी हाँ, F1 F2 के बीच का एंगल कौन सा है ये देखें, F1 और F2 के बीच का θ3 एंगल है। तो ये θ1 नहीं है बेटा, ये θ3 बनेगा, ये एंगल θ3 है। साथ में F1 और F2 कौन सा, F2 F3, F2 ये रहा, और F3 के बीच का जो एंगल है वो θ1 है। तो इसको हम बोल देंगे कि ये एंगल θ1 है। और यहाँ पे देखें तीसरा जो बचा हुआ एंगल वो θ2 बनेगा, ये वाला एंगल θ2 बनेगा, जो कि F3 और F1 के बीच का एंगल है। अगर ये θ3 है तो इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस θ3, इस वाले एंगल को बोल सकता हूँ पाई माइनस θ1, और इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस θ2। समझ में आ गई क्या यार? अगर ऐसा है तो मैं ट्राइंगल की साइन रूल के हिसाब से ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री साइन रूल क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन रूल है वो ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स हैं ए, बी और सी। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा, इस तरीके से हैं। अगर एक क्लोज ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो इसके हिसाब से ए अपॉन में ए के सामने वाला एंगल साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन में बी के सामने वाला एंगल साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन में सी के सामने वाला एंगल साइन गामा, ये इक्वल होते हैं। समझ में आ गई क्या बात? और क्योंकि हमारे जो तीनों वेक्टर्स हैं सिमिलरली फॉर एफ नेट 0, F1, F2 and F3 also form a closed cyclic triangle, अगर एक क्लोज साइक्लिक ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल बना अपना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के हिसाब से मैं कोई भी साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, कोई भी साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, कोई भी साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन, इनका रेशियो लिखूंगा तो वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये है F1 के सामने है पाई माइनस θ1, ठीक है। ये है F2 के सामने है पाई माइनस θ2, और ये F3 है, F3 के सामने पाई माइनस θ3। तो मैं लिखूंगा F1 अपॉन में साइन पाई माइनस θ1 इक्वल टू F2 अपॉन में साइन पाई माइनस θ2 इक्वल टू F3 अपॉन में साइन पाई माइनस θ3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, तो मैं बोल दूंगा यूजिंग साइन रूल इन वेक्टर ट्राइंगल, वेक्टर्स का जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में अगर मैं यूज करूंगा साइन रूल, तो F1 अपॉन में F1 के सामने था साइन पाई माइनस θ1 एंगल था इक्वल टू F2 के सामने जो एंगल था वो पाई माइनस θ2, तो साइन पाई माइनस θ2 इक्वल टू F3 अपॉन में वो था साइन के अंदर एंगल पाई माइनस θ3 था। और साइन पाई माइनस θ1, साइन 180 होता है पाई, तो साइन 180 पे साइन का साइन रहता है, यानी पाई पे साइन का साइन रहता है, और पाई माइनस θ1 बनेगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो ये बन जाएगा F1 अपॉन में साइन θ1। सिमिलरली सेम रीजन से ये F2 अपॉन में साइन θ2 बनेगा, और ये इक्वल हो जाएगा F3 अपॉन में साइन θ3 के। क्लियर है क्या यार? इसमें कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से हम लामीज रूल को क्या कर सकते हैं, लामीज लॉ को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यही रूल है, और इसी को यूज लेकर के हम बहुत से क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर लेते हैं, है ना, बहुत से क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ कितनी जल्दी सोल्व हो रहे हैं। अब सिंस वी यूज्ड ट्राइंगल साइन रूल, ट्राइंगल है, 3 साइड ज्योमेट्री है, 3 साइड प्लेनर ज्योमेट्री है, एक प्लेन वाली ज्योमेट्री है, 3 साइडेड प्लेनर ज्योमेट्री है।
प्लेनर ज्योमेट्री। तो इट इज वैलिड फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आ गई बात? 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग जीरो रिजल्टेंट, ऐसा भी होना चाहिए, हैविंग जीरो रिजल्टेंट, तभी ऐसा होगा। कोई भी 3, जो फोर्सेज ही नहीं और भी वेलोसिटीज भी हो सकती हैं कि 3 वेलोसिटीज हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो है, तो भी v1 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू v2 बाई साइन थीटा 2 v3 बाई साइन थीटा 3 वो भी वैलिड होगा। तो कोई भी 3 वेक्टर जिनका रिजल्टेंट जीरो है उनके सामने वाले एंगल अल्फा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हैं। अगर अरेंज करने पर, एक ही पॉइंट पे अरेंज करने पर, कोई इनिशियल वेक्टर बना दूं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले तीनों वेक्टर को अरेंज करूं, सभी के टाइल एक जगह रख दूं, तो पहले वेक्टर के सामने थीटा 1, दूसरे के सामने थीटा 2, तीसरे के सामने थीटा 3 एंगल बनने पर a1 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू a2 बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू a3 बाई साइन थीटा 3, ये जनरल रूल बन जाएगा किन्हीं भी 3 वेक्टर्स के लिए अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो। समझ में आ गई यार? एक क्वेश्चन से ट्राई कर लेते हैं, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज अप्लाई करते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज अप्लाई करते हैं। पहला फोर्स मान लो हमने यहाँ लगा दिया, F1 है 10 न्यूटन, ठीक है। दूसरा मैंने लगा दिया F2 लगा दिया, मान लो यहाँ पे F2 लगा दिया इधर की तरफ, जो कि है फिर से 10 न्यूटन, या फिर मैं बोलूँ इसको 20 न्यूटन कर लेते हैं। और इधर की तरफ ये बन जाएगा, मान लो एंगल जो है वो 150 डिग्री है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 150 डिग्री है। अब हमसे ये पूछा गया है कि मुझे एक तीसरा वेक्टर लगाना है, लेकिन वो मैं वेक्टर लगाना चाहता हूँ इधर की तरफ, वो वेक्टर मैं F3 इधर की तरफ बनाना चाहता हूँ, और जो उसका रिजल्टेंट है ना, अगर मैं बोलूँ हाँ F3 है, और ये एंगल तुम्हारा अल्फा है और ये एंगल तुम्हारा बीटा है, या फिर मैं बोलूँ एंगल अल्फा पे लगा रहे हैं हम, F3 को F1 के साथ में एंगल अल्फा पे लगाना चाहते हैं। तो हमें रिलेशन लिखना है, फाइंड रिलेशन फॉर F3 एंड अल्फा। भाई हमें F3 कैसे मिलेगा और अल्फा कैसे मिलेगा, उसके लिए लगाना है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। दो फोर्सेज हैं F1 और F2, और हमें अल्फा के लिए रिलेशन बताना है कि अल्फा कितना होना चाहिए उसके हिसाब से और F3 कितना होना चाहिए उसके हिसाब से। तो अब देखो मेथड 1 तो क्या है, जो हमने कल तरीका सीखा था वही कि x और y में रेजोल्यूशन कर लेते हैं दोनों वेक्टर्स के, और सभी वेक्टर्स को x और y में जोड़ लेते हैं, फिर साथ में समीशन fx 0 कर देंगे और समीशन fy 0 कर देंगे, और इस तरीके से करके दो अननोन हमारे पास, एक तरीके से देखा जाए तो F3 और अल्फा दो अननोन है, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे दो इक्वेशन बना करके x और y के रिजल्टेंट, x और y के नेट फोर्सेज को 0 करके। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेथड 2 जो आज हमने पढ़ा, मैं 3 ही तो फोर्सेज, यहाँ पे 3 फोर्सेज अगर रिजल्टेंट 0 हो तो लामीज थ्योरम लगा सकता हूँ। लामीज थ्योरम उसमें क्या बोलते हैं कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेज हो, जो कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, F1 है 10 न्यूटन, F2 जो कि है 20 न्यूटन, और ये जो एंगल दे रखा है, तो मैं दे रखा है बेटा 150 डिग्री। साथ में हमें F3 कैलकुलेट करना है, और F3 का ये जो एंगल दे रखा है बेटा, ये अल्फा दे रखा है। तो तुम ध्यान से सोचो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 360 डिग्री में से सबसे पहले तुम 150 को माइनस करो और उसमें से तुम अल्फा को माइनस करो। क्लियर है? तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 360 में से 150 माइनस करा तो 50 माइनस करा 310, उसमें से 100 गया तो 210 माइनस अल्फा, क्या बन जाएगा 210 डिग्री माइनस अल्फा। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अगर इनका रिजल्टेंट 0 है, इक्विलिब्रियम के लिए F1 F2 प्लस F3 0 होना चाहिए। अगर इनका रिजल्टेंट 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो मैं लिखूंगा F1 अपॉन में साइन थीटा 1 इक्वल टू F2 अपॉन में साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 अपॉन में साइन थीटा 3। यही ट्राइंगल का साइन रूल कहलाता है।
तो F1 के सामने ये तो θ1 बन गया, F2 के सामने ये θ2 बन गया और F3 के सामने ये θ3 बन गया। तो मैं लिखूंगा F1 यानी कि 10 न्यूटन, F1 यानी कि 10 न्यूटन अपॉन में साइन θ1 यानी कि साइन 210 माइनस अल्फा। क्लियर है क्या यार? इक्वल टू और फिर लिखूंगा F2 यानी कि 20 न्यूटन अपॉन में उसके सामने लिखूंगा साइन θ2 यानी कि अल्फा इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा साइन F3 हमें कैलकुलेट ही करना है, अपॉन में साइन θ3 है 150 डिग्री। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को इक्वल करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को इक्वल करूंगा तो वो तीसरी इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो तीसरी इक्वेशन इन्हीं में एडजस्ट हो जाएगी। इनमें अननोन 2 है तो इक्वेशन भी 2 ही बनेंगी, किन्हीं भी 2 को इक्वल कर लो। मैं 1 और 3 को इक्वल कर लेता हूँ, या फिर 2 और 3 को इक्वल कर लो। चलो 2 और 3 को इक्वल कर लो तो F3 इक्वल टू कितना बनेगा, 20 अपॉन में साइन अल्फा इंटू साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री को लिखा जा सकता है 20 अपॉन में साइन अल्फा, और साइन 153 डिग्री को लिखा जा 150 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और साइन 90 प्लस 30, साइन 90 डिग्री साइन से कोस में बदल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो F3 वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा दोस्त, ये जो F3 वेक्टर बनेगा, ये F3 वेक्टर का इसके साथ रिलेशन जो बनेगा वो बन जाएगा 20 अपॉन में साइन अल्फा, 20 अपॉन में साइन अल्फा इंटू साइन, या फिर ये बन जाएगा कोस 60 होता है कितना 1/2, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन में साइन अल्फा। तो F3 कितना बन जाएगा बेटा, 10 अपॉन में साइन अल्फा। ये F3 और अल्फा का रिलेशन आ गया। क्या बन गया, F3 एंड अल्फा का रिलेशन आ गया। दूसरा मैं ये तो पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी एक तरीके से। दूसरी इक्वेशन बनाई जा सकती है, हम इन दोनों को इक्वल कर दें, या तो इन दोनों को इक्वल कर दिया ना, या तो इन दोनों को इक्वल कर दो या फिर इन दोनों को इक्वल कर दो, तो फिर वो तीसरी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो पहले 2 को इक्वल कर लेते हैं, तो पहले 2 को इक्वल करेंगे, या फिर इन्हीं 2 को इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो ये F3 अपॉन में साइन 150, साइन 150 अभी हमने निकाला कि हाफ होता है, इक्वल टू उधर लिखा है 10 अपॉन में साइन 210 डिग्री माइनस अल्फा। एक दूसरी इक्वेशन बन गई, साइन 150 हाफ होगा, उधर जाके F3 जो बनेगा वो 5 अपॉन में साइन 120 डिग्री माइनस अल्फा, और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और इन 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मैं समझ रहा हूँ मैंने रैंडम क्वेश्चन बना दिया बस ऐसे ही तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन ए कोस माइनस कोस साइन बी, और फिर 2 अल्फा और F3 अननोन तो 2 ही हैं, साइन यानी कि अल्फा यानी कि साइन अल्फा और F3, तो इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 2 इक्वेशन इस तरीके से बनाई जा सकती हैं अगर रिजल्टेंट 0 हो तो। क्लियर है क्या यार? अगर हमें सिर्फ F3 अल्फा में रिलेशन पूछा हो तो हम डायरेक्टली इस तरीके से फिर लिख पाएंगे। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, और इस पे बेस्ड एक अच्छा सा एग्जाम्पल। इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं ना। इस पे बेस्ड एक अच्छा सा एग्जाम्पल, पाथफाइंडर की बुक का बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ना। और ये क्वेश्चन अगर तुम बिल्कुल एनएलएम जब पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे तुम फोर्स बैलेंस करना सीखोगे, फोर्सेस लिखना सीखोगे, जब वहाँ पे जाके करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। पाथफाइंडर बुक तुम सब समझते हो, ओलंपियाड लेवल की बुक है, जिसमें सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की, तो अगर तुम इसको फोर्सेस के रेजोल्यूशन से इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालने की कोशिश करोगे, तो फंस जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इतनी गंदी मैथ्स जाएगी, तुम क्वेश्चन ही छोड़ दोगे और तुम्हें लगेगा कि ये तो पता नहीं किसी लेवल का क्वेश्चन है। बट अगर इसको सिंपल बेसिक मैथ्स जो तुम वेक्टर में पढ़ रहे हो, इस वेक्टर की हेल्प से अगर इसको करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको लिखो और 5 मिनट इस पर ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ना, कम से कम 5 मिनट दो, और फिर सोचो कि क्या ही हो सकता है। हमने अभी ताज़ा कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर इक्विलिब्रियम होता है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, वेक्टर एडिशन का एक ट्रायंगल जो होता है क्लोज ट्रायंगल बनता है, इसलिए वो 0 हो जाता है नेट। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। वीडियो पॉज करके सोल्व करो और फिर वापस आके सोल्यूशन देखो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि स्मॉल मेटल बॉल है, उसको ये मेटल बॉल है, उसको धागे की हेल्प से फोर्स F लगा करके खींचा जा रहा है। फिक्स्ड फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस हेमिस्फीयर है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा। रेडियस ऑफ द बॉल एंड दैट ऑफ द पुली आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द बॉल, इसकी बॉल की जो रेडियस है, इसका साइज इस स्फीयर के साइज से बहुत छोटा है, ऐसा बोला गया है। एज द बॉल स्लाइड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोजीशन क्लोज टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, बॉटम से लेकर के और टॉप तक इसको ऐसे स्लाइड करवाया जाता है।
हाउ डू द मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स एफ, ये जो एफ फोर्स खींचने में रखेगा, रस्सी जिस एफ फोर्स से इसको खींचेगी, तथा जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा इसको धक्का देगा ना, ये इस पे गिरना चाहेगा, ऐसे ये इस पे गिरना चाहेगा तो इस पे धक्का देगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल आएगा, जिसको फोर्स आर बोला हुआ है, बिटवीन द बॉल एंड द हेमिस्फेयर, वो किस तरीके से चेंज होंगे। समझ में आ गई क्या बात? हमें इनका रिलेशन बताना है कि किस तरीके से चेंज होंगे सारे के सारे फोर्सेज आपस में एक दूसरे के साथ में। तो अगर मैं इनमें बात करूंगा कि तीन फोर्सेज का इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, और तीनों फोर्सेज का इक्विवेलेंट का रिजल्टेंट, क्योंकि इसने बोला है साफ साफ कि जो स्मॉलर, हाँ ग्रेजुअली, इसमें जो कैच करना है कि ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली यानी कि बहुत स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन से मेंटेन करके लेके जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पे एक मिनट दो, तुम खुद से सोचो कि क्या ही हो सकता है ना। अगर तुम ध्यान से सोचोगे कि बिल्कुल स्लोली लेके जा रहे हैं, नहीं जस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाते हुए अगर हम इसको लेके जा रहे हैं, तो ये जस्ट जीरो की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाते हुए अगर हम लेके जाएंगे, तो इस पे नेट फोर्स हमें हर इंस्टेंट पे जीरो रखना पड़ेगा। और अगर हमें वो हर इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो रखना पड़ेगा, नहीं हर एक इंस्टेंट पे इस पे इक्विलिब्रियम रहेगा, नेट फोर्सेज जीरो रहेंगे, इस पे जितने भी फोर्सेज रहेंगे वो एक क्लोज पॉलीगन बनाएंगे, क्लोज साइक्लिक पॉलीगन बनाएंगे जिनका रिजल्टेंट रहेगा जीरो। तो हम आगे ट्राई करते हैं ना, आगे ट्राई करते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ ताकि ड्रॉ ना करना पड़े। ध्यान से देखना, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई है, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये बॉल जो है वो यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, और हाँ ऐसा समझ लो, और ये जो थ्रेड है वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक, ये थ्रेड ऐसा हो गया, और साथ में इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल फोर्स दोस्त फिर किस तरफ लगेगा, सेंटर होगा यहाँ पे, सेंटर से बाहर की तरफ नॉर्मल धक्का देगा इस तरीके से। ये इस पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, सरफेस की वजह से, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसको रिएक्शन फोर्स आर बोला होगा, कॉन्टैक्ट की वजह से। टेंशन इसको एफ फोर्स से रस्सी इधर की तरफ खींच रही होगी, साथ में इस पे एक और फोर्स रहेगा जो कि हम नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, वो रहेगा एम जी। क्या रहेगा? एम जी। तीन फोर्सेज हैं इस पे, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि हम इसको वेरी स्लोली मूव करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वेरी स्लोली, यानी कि एफ नेट जो है इस पे, एफ नेट वो नियरली इक्वल टू जीरो मेंटेन करवा करके बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि अगर इस पे फोर्स हुआ तो एक्सेलरेट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, इतना हमें समझ में आता है। अगर इसको धक्का देते रहेंगे तो ये एक्सेलरेट होगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो हमें इस पे बिल्कुल स्लोली मूव करवाना है, तो नियरली जीरो फोर्स के साथ में इसको मूव करवाना पड़ेगा। और नियरली जीरो फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए तीन फोर्सेज है, तीन फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे तो वो तीनों के तीनों एक क्लोज साइक्लिक ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? इनिशियल सिचुएशन में देखो, इनिशियल सिचुएशन जो गिवन है ना, इनिशियल सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इस पे mg लग रहा होगा, ठीक, और यहाँ सेंटर से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड ये इसको धक्का दे रहा होगा, ये एक नॉर्मल फोर्स बन रहा होगा, और साथ में ये इधर की तरफ फोर्स एफ खींच रहा होगा, फोर्स एफ से। तीन फोर्सेज हैं, ठीक है ना, तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट। अब ध्यान से सुनो, इन तीनों फोर्सेज में एक खास बात है, हमेशा इन तीनों फोर्सेज में mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक फोर्स हमेशा इस तरीके से mg लिखा जाएगा। ये जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स, वो हमेशा इसकी रेडियस के लॉन्ग है, साथ में ये जो फोर्स एफ है ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग है, जो कि हमेशा इस पॉइंट की तरफ हिट करेगा, इस पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा, यहाँ पे आने के बाद इसकी तरफ जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी तरफ। समझ में आ गई क्या बात? और अगर मैं ध्यान से देखूं, तुम किसी भी इंस्टेंट पे ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम को मैं अलग से बना देता हूं, क्योंकि इस डायग्राम में ऑलरेडी बॉल फिक्स्ड है, तो इतना सही से आइडिया लग नहीं पाएगा। ये मान लो हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, इस स्फीयर को हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, हेमिस्फीयर को। ये बॉल यहाँ पे है,
ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बॉल है और इस बॉल की वजह से जो फोर्स लगेगा इस बॉल पे, एक तो इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे ये पुली है। ठीक है, ये पुली है इधर की तरफ, और एक तो फोर्स एफ लगेगा इधर की तरफ, जो रस्सी में टेंशन होगी जिससे हम खींच रहे होंगे, जिस फोर्स एफ से हम इधर खींच रहे होंगे, वो रस्सी इधर से इसको खींच रही होगी सेम फोर्स से। साथ में एक नॉर्मल फोर्स होगा जो कि इधर की तरफ लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा जो कि इधर की, रिएक्शन आर फोर्स बोला हुआ उन्होंने। और साथ में एक नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, एक नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। अब इसमें भी तुम ध्यान से सुनो, ये जो पुली दे रखी है ये इस सेंटर से वर्टिकली ऊपर की तरफ दे रखी है, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ। इसको सही बनाऊं तो ये पुली बनेगी इस यहाँ पे, तो ये फोर्स एफ जो लगेगा वो कुछ यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा इस पॉइंट की तरफ। तो ये वर्टिकली ऊपर की तरफ दे रखी है, और मैं इन तीन चीज़ों से देखूं, अगर ये वाली इस रस्सी की लेंथ, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन और ये वाला रेडियस, ये तीनों मिलकर के एक क्लोज साइक्लिक ट्रायंगल बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अब ध्यान से देखो, ये एम जी है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है जो कि इस साइड के पैरेलल है। मैं बोल सकता हूं एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि इस वर्टिकली डाउनवर्ड इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल होगा। एफ जो लग रहा है रस्सी का जो फोर्स है वो एफ, वो तो है ही इस रस्सी के डायरेक्शन में, उसको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दे ही इसी रस्सी के डायरेक्शन में रखा है। साथ में यानी इस लेंथ के अलोंग एक फोर्स एफ इस लेंथ के अलोंग है, एक फोर्स एम जी इस लेंथ के अलोंग है, और एक फोर्स जो रिएक्शन होगा वो इस रेडियस के अलोंग है। समझ में आई क्या बात? और ये क्योंकि तीनों साइड मिलकर के क्लोज ट्रायंगल बना रही हैं, और एफ एम जी और ये जो रेडियस है ये भी मिलकर के तीनों क्लोज साइकिल ट्रायंगल बना रही हैं। मान लो ये रेडियस आर है, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स रिएक्शन आर है, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस आर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ सिंस एफ वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर और प्लस रिएक्शन फोर्स आर तीनों मिलकर के जीरो है, सिंस बॉल मूव्स मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? ऑल्सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस वर्टिकल हाइट प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्म ए क्लोज्ड ट्रायंगल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। जिन डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, एफ इधर लग रहा है एम इधर लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स धक्का ये सरफेस पे ऐसे टिकेगा ना तो धक्का इधर ही लगेगा इस पे। तो जिन तीनों साइड के अलोंग फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं तीनों साइड के अलोंग रस्सी है, एक वर्टिकल हाइट ये है और ये रेडियस आर है। अब देखो ये ब्लॉक चाहे यहाँ पे रहे, तो अगर वो यहाँ पे रहेगा तो ये रस्सी ऐसे रहेगी, ये नॉर्मल जो तुम्हारा रेडियस होगा वो ऐसे रहेगा, वर्टिकल हाइट ऐसे रहेगी। फिर जब ये यहाँ पे गया तो रस्सी की लेंथ इतनी हो गई, वर्टिकल हाइट है लेकिन उतनी की उतनी रही, रेडियस भी उतनी की उतनी रही, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। जब ये यहाँ पे जाएगा, मान लो यहाँ पे गया, तो रस्सी ऐसी हो जाएगी, वर्टिकल हाइट फिर भी वैसी की वैसी रहेगी, रेडियस फिर भी वैसी की वैसी रहेगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। और अगर हमेशा फोर्स भी हमेशा इन्हीं डायरेक्शन में रहेंगे, जिस तरफ लेंथ रहेगी उस तरफ एफ रहेगा, जिस तरह वर्टिकल डाउनवर्ड एम जी रहेगा, जिधर ये रेडियस रहेगी जिस पॉइंट की तरफ उधर उसकी तरफ तुम्हारा ये रिएक्शन फोर्स रहेगा, कॉन्टैक्ट की वजह से धक्का देने वाला फोर्स। और ये तीनों हमेशा उन्हीं डायरेक्शन में रहेंगे, जिस डायरेक्शन में ये वाला ट्रायंगल बनेगा उसी डायरेक्शन में फोर्सेस रहेंगे। और क्योंकि दोनों का ही रिजल्टेंट, ये भी क्लोज ट्रायंगल बना रही है, इनका भी रिजल्टेंट जीरो है, और फोर्सेज भी है जो तीनों, उनका भी रिजल्टेंट जीरो, वो इन्हीं साइड्स के अलोंग है। तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा कि सिंस एफ मैं लिखूंगा, ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा, एक ऐसा ट्रायंगल ये रेडियस का और रस्सी की लेंथ का, ऐसा समझ लो, ये रस्सी की लेंथ का, ये वर्टिकल हाइट एच है, रस्सी की लेंथ एल है और ये रेडियस आर है। इन तीनों का एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा, और ये क्लोज ट्रायंगल मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ कि ये बड़ा ट्रायंगल है। सिमिलरली फोर्सेज का भी एक ट्रायंगल बनेगा, फोर्सेज का ट्रायंगल होगा, फोर्स इसकी डायरेक्शन में होगा, समझ में आ गई बात? फोर्स इसके डायरेक्शन में होगा, रेडियस की डायरेक्शन में तुम्हारा ये होगा, और एल की डायरेक्शन में तुम्हारा एफ होगा। ठीक है ना, ऐसे लगाना, और इसकी डायरेक्शन में
इसकी डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में तो mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स R लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में F लग रहा होगा, और ये दोनों के दोनों एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, मैं बोल सकता हूँ ना, दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और इन दोनों अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे अगर, क्योंकि एंगल ट्राइंगल्स के बीच के एंगल सेम है, बिल्कुल तीनों के तीनों एंगल सेम है, क्योंकि तीनों के तीनों साइड्स जो ये हैं, जो ये साइड्स हैं वही ये साइड्स हैं, क्योंकि ये फोर्सेस इन्हीं साइड्स के पैरेलल लगे हुए हैं और इनका भी ये क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल बना रहे होंगे तो इन तीनों की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल, एंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये वाले एंगल इक्वल है, ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो L होगा अपॉन में F होगा, या फिर बोलो F अपॉन में L होगा, इक्वल टू होगा R अपॉन में स्मॉल r, और इक्वल टू होगा mg अपॉन में h। तो देखो जब h नहीं बदल रहा किसी भी इंस्टेंट पे, तो देखो mg भी नहीं बदल रहा। जैसे जैसे L की डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे F की डायरेक्शन बदलेगी, जैसे R की डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे कैपिटल R रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जैसे ये ट्राइंगल बदलेगा वैसे ही ये ट्राइंगल भी बदलेगा, जैसे ही L R और H का ट्राइंगल बदलेगा वैसे इन फोर्सेस का ट्राइंगल बदलेगा। जिसमें ये H नहीं बदलेगा कभी, तो देखो ये mg भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? R, रेडियस, रेडियस की ये लेंथ नहीं बदलेगी क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं बदलेगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगी, घूमेगा तो बॉल ऊपर जाएगी ना, तो ये लेंथ ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो ये इसकी तरफ ऐसे चली जाएगी। तो होगा क्या कि ये सिर्फ डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि ये जो रिएक्शन फोर्स है सिर्फ डायरेक्शन में घूमेगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इसी के अलोंग, इसी के प्रोपोर्शन में होगा। मैं बोल सकता हूँ कि जो mg है वो प्रोपोर्शन में आएगा h के, और r जो है प्रोपोर्शन में स्मॉल r के, और f जो है प्रोपोर्शन में l के। और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो L डिक्रीज करेगा। व्हेन बॉल मूव्स अप, व्हेन बॉल मूव्स अप, मैं ये बोल सकता हूँ जब बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो बनेगा क्या? H तो वैसा का वैसे रहेगा ना। H क्या है, हमने माना है हेमिस्फीयर के सेंटर से और ये जो तुम्हारी पुली उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये तो H तो वर्टिकल वैसा का वैसा डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि H सेम तो mg भी सेम है, R मैग्नीट्यूड में सेम, R सेम है, बट डायरेक्शन रोटेट्स, जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करेगा ना, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा वो रोटेट करता जाएगा, बट इसके सेंटर से डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी क्योंकि रेडियस है। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि R सेम इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन चेंजेस। और तीसरा जो बच गया F, F जो है उसके हिसाब से देखेंगे, उसके लिए L देखना पड़ेगा। L डिक्रीज करेगा तो F का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा, एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। F का, क्योंकि L की डायरेक्शन भी चेंज करेगी तो F का डायरेक्शन भी चेंज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा, और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। R का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, F का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। देखो F डिक्रीजेस एंड R रिमेन्स अनचेंज्ड, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, मतलब मुझे समझाने में तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि तुम ये चीजें भी पहली बार कर रहे हो ना, मुझे बेसिक से समझाना बहुत जरूरी था और डिटेल में समझाना जरूरी था, क्योंकि तुम ये चीज पहली बार देख रहे हो। और अगर तुम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से तुम्हें ये सब चीजें करना, मतलब कि सीख लेना चाहिए। खुद से नहीं कर पाओ तो टीचर जैसे कर रहा है उसको देख देख के सीखो कि किस तरीके से किया है, और आगे की तरफ, आगे जब ऐसी चीजें आएंगी तो तुम कैसे उनको अपने हिसाब से खुद से सोच सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा एग्जाम्पल था जो बिल्कुल बिना किसी कैलकुलेशन के ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके हो रहा था। समझ में आ गई बात? तो चलो यार आगे और चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में एक चीज और, तुमने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेक्शन फॉर्मूला तुमने ड्राइव करा होगा, है ना, सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें तुम बोलोगे कि दो पॉइंट हैं A और B, इन दोनों पॉइंट को अगर एक पॉइंट P m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ। अगर A और B के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट xp yp तुम्हें बताने m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो तुमने जो कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये y कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। इसको हम प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से? वेक्टर एडिशन की हेल्प से। प्रूफ देखो इसका, वेक्टर की फॉर्मेट में इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये x2 y2, ये x1 y1। अब मान लेते हैं कोई रैंडम पॉइंट ये P है,
ये कोई पी पॉइंट है जिसके बारे में हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ये मान लेते हैं कोई ओरिजिन है, मान लो ये 0,0,0 है ओरिजिन, ठीक है। इस ओ से ए तक का ये जो वेक्टर होगा ये R1 वेक्टर लिखा जा सकता है। ओ से पी तक का ये वेक्टर R2 वेक्टर लिखा जा सकता, सॉरी RP वेक्टर, पहले पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP। हमें अगर RP का पोजीशन वेक्टर मिल गया तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो मिल जाएंगे ना भाई। RP क्या होगा, XP i कैप प्लस YP j कैप, इसका एक्स कोऑर्डिनेट i कैप, इसका वाई कोऑर्डिनेट j कैप। तो इसका RP अगर पोजीशन वेक्टर भी मिल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो हम उसी के लिए एक ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग मान लो इसका कोई पोजीशन वेक्टर R1 होगा तो वो R1 को लिखा जा सकता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और R2 इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R2 पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा दोस्तों, हाँ उसको लिखा जा सकता है ऐसे, ध्यान से देखना, ये R2 पोजीशन वेक्टर, जिसमें से हम R1 पोजीशन वेक्टर को तो लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, R2 पोजीशन वेक्टर को लिख देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और इसके कोऑर्डिनेट xp yp हैं तो p पॉइंट के RP के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं xp i कैप प्लस yp j कैप। साथ में हमें ये दे रखा है कि ये रेशो m में डिवाइड करता है। तो ये जो ये पहला वेक्टर है और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो AP और BP। तो AP अपॉन में PB का जो रेशियो होगा, सबसे पहले तो वो m/n हमें गिवन है, AP और BP ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो जो है वो m/n है, तो AP अपॉन AP ये गिवन है। यहां से मैं निकाल सकता हूं कि NAP इक्वल टू MPB होगा। इसमें कोई समस्या है क्या, n टाइम्स AP वो m टाइम्स PB के इक्वल होगा। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं एंड, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्मेट से इसको सोल्व करना चाह रहा हूं तो मुझे इनको भी वेक्टर बनाना पड़ेगा, तभी मैं वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स लगा पाऊंगा, वेक्टर के कुछ रूल लगा पाऊंगा। तो जो AP वेक्टर बना यहाँ से यहाँ तक का ये वेक्टर, और ये जो PB वेक्टर बना यहाँ से यहाँ तक का ये वेक्टर, इसमें मुझे इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो तो पता है, और साथ में अगर A से B की तरफ देखूंगा तो A से P और P से B तो एक ही लाइन के लॉन्ग है, यानी कि AP की जो डायरेक्शन होगी वही P से B की डायरेक्शन होगी। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि AP की जो डायरेक्शन है AP कैप वही P से B की डायरेक्शन PB कैप है। तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड इस रेशियो में है और डायरेक्शन वैसे ही सेम है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं इनको कि NAP वेक्टर वो m टाइम्स PB वेक्टर ही होगा, सीधे लिख सकता हूं, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इस रेशियो में है ही जो हमने लिख रखे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो AP वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ से सबसे पहले तो ये देखें कि ट्राइंगल लॉ से R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर को RP वेक्टर लिखा जा सकता है। सिमिलरली RP वेक्टर प्लस PB वेक्टर को R2 वेक्टर लिखा जा सकता है। तो हम जो AP वेक्टर है और PB वेक्टर है इनको R1 और RP और R2 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इस ट्राइंगल से अगर ये प्लस ये वेक्टर ये बन रहा है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, या फिर बोलूं AP वेक्टर बन जाएगा RP माइनस R1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ओरिजिन से देखूं तो। या फिर मैं यहाँ से देखूँ ये प्लस ये अगर ये है तो इसको निकालने के लिए R1 को उधर भेजना पड़ेगा, ऐसे लिख लो तुम तो कि R1 प्लस AP वेक्टर वो RP वेक्टर है, तो RP वेक्टर जो बन जाएगा वो R1 AP वेक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली RP वेक्टर प्लस PB वेक्टर वो R2 वेक्टर बनेगा, तो यहाँ से PB वेक्टर जो बनेगा वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर RP वेक्टर बन जाएगा। कैसे बना ये, RP प्लस PB इक्वल टू R2, तो RP प्लस PB इक्वल टू R2, तो PB आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा n टाइम्स RP माइनस R1 इक्वल टू m टाइम्स R2 माइनस RP। इस तरीके से लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ n RP माइनस n R1 इक्वल टू MR2 माइनस MRP वेक्टर। अब आगे देखो RP को एक तरफ कर लो तो इस MRP को इधर ले आएंगे तो MRP प्लस NRP, और R1 R2 को उधर ले गए तो वो MR2 प्लस NR1, और यहाँ से RP जो कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा MR2 प्लस NR1 अपॉन में M प्लस N। समझ में आ गई क्या बात, वही बन गया MR2 अपॉन में NR1 अपॉन में M प्लस N। अब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो R2 वेक्टर है उसको RP जो वेक्टर बना, RP वेक्टर को तो मैंने लिख दिया
एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप, साथ में एम इंटू आर टू वैक्टर को लिख दिया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, प्लस में एन टाइम्स एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप डिवाइड बाई एम प्लस एन। और इस तरफ आई कैप वालों को एक साथ लिख दिया और जे कैप वालों को एक साथ लिख दिया, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आई कैप, प्लस में ये बन जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन जे कैप, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई कैप में तो एम एक्स टू और एन एक्स वन आएगा, और जे कैप में एम वाई टू और एन वाई वन आएगा जे कैप में, डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, सॉरी एम प्लस एन, और उनको अलग अलग कर देंगे एम प्लस एन और एम प्लस एन। जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स पी तो जो बनेगा कोऑर्डिनेट वो बन जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और सिमिलरली वाई पी जो बनेगा वो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन बन जाएगा। क्लियर है क्या यार? देखो यही प्रूव करने वाले थे हम, और ये हो गया प्रूव। कोई दिक्कत है क्या यार? नहीं है ना? तो एक बार ध्यान से देख लो इसको किस तरीके से किया, समझ लो, और नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लो। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस पे ऐसा कोई सच क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम इसका यूज करो, बट ये खुद मतलब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से तुम वेक्टर की हेल्प से तुम वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से तुम वेक्टर में आ सकते हो। तो डायरेक्ट डिस्टेंसेज, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्ट डिस्टेंसेज के ये क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है वो ही वेक्टर है। ठीक है। दूसरा, तुमने एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, यानी कि कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो एम रेशियो एन में, यानी कि ये एम रेशियो एन में अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो फिर इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए पी अपॉन में बी पी का रेशियो एम रेशियो एन हो, तब इसका जो बनेगा वो रिजल्टेंट वो कितना, सॉरी इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स पी वाई पी कितने बनेंगे। तो फिर से इसका प्रूफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेम तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा कि मान लो ये ए से पी तक एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक लाइन है ए और पी, ये मान लो। इस पे मान लो बी पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारा, ये बी पॉइंट है, और मान लो कि तुम्हारा ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये मान लो तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, तो ये आर ए वेक्टर, ये आर वन वेक्टर बन जाएगा। ये सिमिलर यहाँ पे बी तक का ये आर टू वेक्टर बन गया। क्या बन गया ये आर टू वेक्टर बन गया ये। और जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो बनेगा अपना आर पी वेक्टर। क्या बनेगा बेटा? ये तीसरा वेक्टर ये आर पी वेक्टर बनेगा, और यही आर पी हमें कैलकुलेट करना है। जब ये आर पी कैलकुलेट हो गया फिर तो ये वेक्टर ही निकल के आ जाएगा, एक्स पी वाई पी निकल के आ जाएंगे। अब हमें ये दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो है, ये अगर m है तो ये वाली साइड n है, ये गिवन है हमें m और n। तो वापस से वही बात, हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो एक वेक्टर तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये बना लिया कि a से b तक का ये वेक्टर, और एक b से p तक का ये वेक्टर। क्लियर है? और हमें जो गिवन है उसका रेशियो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी अपॉन में, सॉरी ए पी, डायरेक्ट ए बी नहीं ए पी, ए से पी तक का टोटल अपॉन में बी से पी तक, ये रेशियो जो डिवाइड है ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है इसको। ऑल्सो ए पी जो ए बी जो है वो पैरेलल है ए पी के, इन दोनों का डायरेक्शन इक्वल है, ये पैरेलल है। और मैं इससे फिर सीधा जो एन ए पी इक्वल टू एम बी पी बना, और ये पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड में भी इस तरीके का रेशियो है, तो मैं डायरेक्टली वेक्टर ना लगाऊंगा तो यहाँ से ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो आएगा इधर। और क्योंकि ये पैरेलल है तो मैं सीधा वेक्टर लगा करके बोल सकता हूँ कि एन का ए पी टाइम्स एम के बी पी टाइम्स वेक्टर के बराबर होगा। अब इस रिलेशन के अंदर वही ए पी और बी पी की वैल्यू रख देता हूँ। ए पी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ए पी की वैल्यू तो निकलेगी इस वाले बड़े ट्राइंगल से। कौन से? इस बड़े ट्राइंगल से। इसमें आर वन प्लस ए पी को आर पी लिखा जा सकता है, आर वन प्लस ए पी वैक्टर को आर पी वैक्टर लिखा जा सकता है। तो ए पी वैक्टर को लिखा जा सकता है आर पी माइनस आर वन वैक्टर। सिमिलरली इस छोटे ट्राइंगल से बी पी चाहिए ना, बी पी इस वाले ट्राइंगल में आएगा, तो आर टू प्लस बी पी इक्वल टू आर पी भी लिखा जा सकता है। ये भी लिखा जा सकता है कि आर टू प्लस बी पी इक्वल टू आर पी, तो ये भी लिखा जा सकता है कि जो बी पी बनेगा वो आर पी माइनस आर टू भी बनेगा। अब ये दोनों वैल्यूज उसमें रख दो ऊपर, तो n टाइम्स ए पी को लिखा जा सकता है आर पी माइनस आर वन वैक्टर इक्वल टू बी पी को लिखा जा सकता है m टाइम्स बी पी आर पी माइनस आर टू वैक्टर। ये बन जाएगा
एन आर पी माइनस एन आर वन वैक्टर इक्वल टू एम आर पी माइनस एम आर टू वैक्टर। अब आर पी को एक तरफ कर दो और इन सबको इस तरफ, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ मान लो, तो ये बन जाएगा एम आर पी माइनस एन आर पी। और ऐसा क्यों करा मैंने, आंसर जो आएगा अगर मैं उल्टा करूंगा कि इसको इधर ले आऊं इसको इधर ले आऊं तो भी सेम ही आएगा, बट क्योंकि हमें पता था कि जो रेशो हमने m माना है वो m वाला रेशो बड़ा है, तो उसको पॉजिटिव रखने के चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड के साथ में सही आंसर आ जाए। इक्वल टू ये बन जाएगा हाँ एम आर टू माइनस एन आर वन। ठीक है, अब देखो आर पी कॉमन ले लिया तो आर पी कॉमन लेने के बाद में ये एम माइनस एन बन जाएगा और ये एम आर टू माइनस एन आर वन बन जाएगा, और जो आर पी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो एम आर टू माइनस एन आर वन अपॉन में एम माइनस एन बन जाएगा। अगर उल्टा मैं वो करता तो फिर ये बनता एन आर वन माइनस एम आर टू अपॉन में एन माइनस वन, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता, फाइनली आंसर वैसे आ जाता, चाहे तुम किसी भी तरीके से चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आर पी आर टू और आर वन की जगह वैल्यू रख दो, तो आर पी को तो एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप रख दिया, एम टाइम्स इसको रख दिया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, माइनस एन टाइम्स आर वन को लिख दिया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप अपॉन में ये एम माइनस एन। और आई वन आई कैप वालों को कंपेयर कर लिया कि लेफ्ट वाला वेक्टर अगर राइट वाले के इक्वल है तो एक्स वाले कंपोनेंट वैसे इक्वल होंगे, वाई वाले जे कैप के कंपोनेंट अलग से इक्वल होंगे। तो एक्स पी को कंपेयर करेंगे तो बन जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन आई कैप तो ठीक है, एक्स कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स पी अपॉन में ये एम माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई पी को कंपेयर करेंगे तो बन जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन। क्लियर है क्या यार? इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं। देखो फिर से वही बात बोलूंगा कि वेक्टर्स कुछ नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डायरेक्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने वाली वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि अलग अलग तरीके से हम उसको अलग अलग जगह पे यूज में लेते हैं। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल जो एक और इसका एप्लीकेशन हो सकता है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैथ्स में या फिजिक्स में कैसे 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 ये जो वेक्टर है वो यूज में आ सकता है और क्या इसके यूजेज हैं जो हमारी जिंदगी आगे आसान बनाने वाले हैं। अगला है कि दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर अगर अपन निकालना हो तो लाइन्स के बीच का एंगल बाइसेक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्यूट एंगल की तरफ वाला और एक ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ वाला। तो एंगल्स के बीच में जो लाइन होती है उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। अब जब सिंपल लाइंस की बात हो रही हो तो इस एक्यूट एंगल के बीच वाली जो लाइन होगी उसको इंटरनल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज वाले के सामने वाले को एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन ये तो सिंपल लाइंस के लिए हो गया, लेकिन अगर इन लाइंस के अगर अलोंग वेक्टर डिफाइंड हो तो वेक्टर्स के लिए कैसे, क्या वेक्टर्स के लिए भी एक्यूट एंगल कोई, वेक्टर्स के लिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमें ध्यान देना पड़ेगा। वेक्टर्स के लिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स में अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो टेल से टेल ज्वाइन करने पर ये एंगल थीटा बनेगा, तो इनको बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन बनेगा थीटा बाई टू पे, दोनों से अगर टोटल थीटा है तो दोनों से थीटा बाई टू पे जो लाइन जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी और उसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल भी हुआ तो भी अगर ये जो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स है इनको जो एंगल ये बाइसेक्ट करेगी लाइन इसको इंटरनल बाइसेक्टर ही बोलेंगे, क्योंकि इंटरनल एंगल कोई बाइसेक्ट कर रही है। अभी इंटरनल एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गई क्या यार? कोई समस्या है क्या? हमें टेल से टेल कनेक्ट करना है और फिर देखना है कि इनके बीच का एंगल कितना है, उसको बाइसेक्ट करना, चाहे वो एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो। फिर जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा उसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही कहा जाएगा। और बाहर वाला जो ये इधर की तरफ ये एंगल बनेगा, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको बाइसेक्ट करने वाला जो है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, फिर वो चाहे एक्यूट कौन सा हो ऑब्ट्यूज कौन सा हो हमें उससे मतलब नहीं है। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो उनको उसको बाइसेक्ट करने वाला एंगल का बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। क्लियर है? ये किस डायरेक्शन में होगा हमें ये निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारा हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस एंगल बाइसेक्टर की हमें डायरेक्शन निकालनी है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी निकाला जा सकता है, एक्सटर्नल भी। भाई इसको मैं इधर कर दूंगा माइनस ए पलट दूंगा तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर बन जाएगा। फिर तो ए और बी के बीच में जो बाइसेक्टर होगा वो तो इंटरनल, और ए और बी और माइनस ए या फिर ए और माइनस बी के बीच का जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ए और बी का, है ना? कैसे करेंगे ये, इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? तो देखो ये मान लो कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर कुछ बीच में होगा ऐसे, दोनों से इक्वल एंगल पे।
लेकिन रिजल्टेंट तो थोड़ी ना दोनों से इक्वल एंगल पे होता है, रिजल्टेंट तो बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो अभी अपने एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से तो ये θ/2 ये θ/2 होगा, लेकिन रिजल्टेंट तो देखो ये ए वेक्टर बढ़ा है तो रिजल्टेंट तो इसकी तरफ ऐसे झुका हुआ होगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा लेकिन एंगल बाइसेक्टर तो बिल्कुल बीच में ही होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? बिल्कुल बीच में वेक्टर तब आता है, बिल्कुल बीच की डायरेक्शन तब निकाली जा सकती है जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। अगर मैं किसी भी तरीके से दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के लिख लूं तब जाकर के उनके बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। वो कैसे बनाए जा सकते हैं? सबसे सिंपल जो बनाए जा सकते हैं वो इनके यूनिट वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। ए का यूनिट वेक्टर ए कैप जिसका डायरेक्शन यही होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का यूनिट वेक्टर बी कैप जो कि इस डायरेक्शन में होगा और वेक्टर मैग्नीट्यूड ये होगा, और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा 1 मैग्नीट्यूड का, और उसका जो डायगोनल होगा वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा। तो हमें ए और बी वेक्टर को नहीं देखना, हमें ए कैप और बी कैप को देख लेना है। हम ए कैप और बी कैप को देख लेंगे, एंगल बाइसेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ में आएगी बात? इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है। तो हमें टू मेक इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड vectors along a vector and b vector choose a cap and b cap। भाई a के अलोंग में a कैप यूज चूज कर लो, b के अलोंग में b कैप चूज कर लो, और जो a कैप और b कैप होंगे इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे और डायरेक्शन की और b के अलोंग होगी, तो a और b के अलोंग जो लाइन बनेगी उनके बीच का एंगल का बाइसेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है अगर समझा जाए तो, बट हाँ जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। और मतलब मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारे बहुत काम आएगा एडवांस में, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी काम आ सकता है कोई भी चीज़। इसके ऊपर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी मुश्किल से क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन हाँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि कहीं पे भी यूज में लिया जा सकता है और हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना देगा। तो मान लो ये ए की डायरेक्शन में ये ए कैप है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये बी की डायरेक्शन में ये बी कैप है जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए के डायरेक्शन में जो ए कैप लिया था उसको पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये ए कैप वापस से, और बी के सामने जो लिया था बी कैप उसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये है बी कैप, मैग्नीट्यूड इनके 1 1 है। तो ये जो बनेगा इस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल एक तरीके से कौन सा होगा, अगर मैं ए को -a बना दूं तब जो डायगोनल बनेगा वो यही तो डायगोनल बनेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस b और -a का एडिशन, यानी कि b और -a का एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन ही तो है b -a। तो ये जो डायगोनल है इसको मैं अलग से डायग्राम को थोड़ा सा नीचे करके इस पे अंदर इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ कि ये जो डायग्राम बना इसमें ये जो एंगल है, तो ये जो वेक्टर है तुम्हारे पास में ये ए कैप प्लस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा बट ये बाइसेक्टर के अलोंग जरूर होगा, ये होगा इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर। और ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर बनेगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और जो कि बनेगा बी इस वेक्टर इस ट्रायंगल में देखो ये a प्लस ये डायगोनल इक्वल टू b, तो ये क्या बन जाएगा b माइनस दिस, ये फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा ना, तो फाइनल b है और इनिशियल a है, तो ये बन जाएगा b कैप माइनस a कैप, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। या फिर इसको a कैप माइनस b कैप भी लिखें तो वो इस तरफ हो जाएगा, a कैप माइनस b कैप इस तरफ हो जाएगा, वो रहेगा फिर भी एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल वाला ही, ये वाला ही। समझ में आ गई क्या बात? तो हम बोलेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज अलोंग ए कैप प्लस बी कैप, या फिर ए कैप को लिखा जा सकता है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसके अलोंग होगा। और हम लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज अलोंग ए कैप माइनस बी कैप, या फिर बोलूं ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बी कैप माइनस ए कैप, भी वही बनेगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा लेकिन होगा तो बाइसेक्टर ही ना, बी कैप माइनस ए कैप
और ये लिखा जा सकता है बी वेक्टर अपॉन में बी माइनस ए वेक्टर अपॉन में ए। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि जब मैं इन दो वेक्टर को बनाऊंगा, जब मैं इन दो वेक्टर्स को बनाऊंगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, हालांकि इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा और ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, रिजल्टेंट और एंगल बाइसेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये ए कैप प्लस बी कैप की डायरेक्शन एक तरीके से, एंगल बाइसेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ए कैप प्लस बी कैप की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? बाकी रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट होता है वो तो बड़े वेक्टर की तरफ झुका हुआ होगा हमेशा। क्लियर है? अगला एक और जो इसका मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन है, ये देखो है ना, इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन को यूज करके और वेक्टर एडिशन को यूज करके हमें प्रूव करना है, नीचे जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ये हमें प्रूव करना है कि साइन 0 डिग्री सॉरी कोस 0 डिग्री कोस 2 पाई बाई एन कोस 4 पाई बाई एन कोस 6 पाई बाई एन और इस तरीके कोस 2n पाई बाई एन, अगर मैं ये टोटल ऐड करूंगा तो टोटल 0 बनेगा। सिमिलरली साइन के अंदर भी साइन 0, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 4 पाई बाई एन, 6 पाई बाई एन, इस तरीके से चलता जाऊंगा और एन टर्म्स लिखूंगा इस तरीके से। तो मैं 2n तक अगर चलता जाऊंगा चलते चलते तो वो 0 बनेगा फाइनली। तो अगर इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना है और हमें बोला कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन को यूज करके तुम्हें ये सोल्व करना है, तो हम एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें क्या समझ में आता है वो हम देखेंगे। हमने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करा तो ये एक साइड बनाई हमने, ठीक है, ये यहाँ पे बना लेते, ये एक साइड बना दी हमने। उसके बाद में सेम लेंथ की दूसरी साइड बना दी मैंने, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको घुमा देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे चली गई। फिर अगली हम और घुमा देंगे इसको इधर की तरफ। तो यहाँ से हमने मान लिया कि जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बन रहा था उसमें यहाँ से इधर जाते हैं तो ये कुछ एंगल θ1 घूमते हैं और θ2 इस तरीके से घूमता जाता है इनिशियल पोजीशन से, या फिर मैं बोलूँ एक लाइन जो इनिशियली चल रही थी इस लाइन में, ये लाइन जो ऐसे चल रही थी, ये इससे अगली वाली लाइन जो घूमेगी वो सेम एंगल पे घूमेगी हर बार, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे यहाँ से इधर की तरफ जितना घूमेगा उतना यहाँ से इधर की तरफ ऐसे घूमेगा और रेगुलर पॉलीगन बनेगा। सिमेट्रिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक लाइन यहाँ पे बनेगी जो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे इसका सेंटर है रेगुलर पॉलीगन का, अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करूँगा इन लाइंस को, कॉर्नर्स को, रेगुलर पॉलीगन है तो एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे सारे के सारे। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो सेंटर को किसी भी कॉर्नर से अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वो सेम डिस्टेंस पे होगा। साथ में ये जो एंगल बनेंगे, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ऐसे थीटा थीटा कितने बन जाएंगे, जैसे अगर एन साइड होंगी, वन साइड पे एक थीटा, सेकंड वाली साइड पे दूसरा थीटा, थर्ड वाली साइड पे तीसरा थीटा, तो एन साइड पे एन साइड्स एन इक्वल एंगल्स एट सेंटर लिख सकता हूँ ये बात में। तो ऐसे ही एन इंटू थीटा अगर लिखूंगा तो टोटल एक सर्कल बन जाएगा, एन इंटू थीटा करूंगा तो टोटल एक कंप्लीट सर्कल बनेगा जो कि किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर, यानी कि एक थीटा जो बनेगा, एक एंगल एक ट्राइंगल के अंदर जो सबटेंड होगा, एक साइड के जो कॉर्नर्स होंगे, एक साइड के कॉर्नर्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन में कैपिटल एन। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर ये मैं कर सकता हूँ तो मुझे ये एंगल मिल गया, ठीक है। एन साइडेड पॉलीगन में हम जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, और एक साइड को मैं बोल देता हूँ ये ए है तो ये सारे ए बनते जाएंगे। अब हमें देखो एक्सप्रेशन क्या लिखने हैं, कोस 0 कोस 2 पाई बाई एन कोस 4 पाई बाई एन कोस 6 पाई बाई एन कोस 2n पाई बाई एन। साइन में भी सेम एंगल्स हैं, 2 पाई बाई एन तो यही एंगल है जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यही तो एंगल 2 पाई बाई एन है, ये 2 पाई बाई एन, ये भी 2 पाई बाई एन, तो 2 पाई बाई एन मतलब इसी एंगल के साथ में कुछ ना कुछ हो रहा है। साथ में अगर मैं देखूं कि ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल प्लस ये और ये 180 बनेगा, यानी कि अगर मैं 180 में से ये थीटा माइनस कर दूं तो ये दोनों एंगल का वैल्यू बच जाएगा, और उस दोनों एंगल इक्वल हैं उसको मैं हाफ से डिवाइड कर दूं
मतलब कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये एक आधा एंगल आ जाएगा। तो इस आधे एंगल को लिखा जा सकता है टोटल पाई में से 2π/n माइनस कर दो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सिमेट्रिकली सेम एंगल ये बनेगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको मैं अगर मैं बोलूँ कि पहली बारी में ये कुछ एंगल अल्फा घूमता है तो हर बार कितना एंगल घूम जाएगी ये जो साइड होगी इसकी। पहली मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मान ली आई कैप में, तो अगली वाली एंगल अल्फा घूम करके कितने एंगल पे चली जाएगी वो अल्फा देखूं। तो टोटल इसको मैं बीटा बोल देता हूं तो ये भी बीटा ही बनेगा। तो 2 बीटा प्लस अल्फा ये किसके बराबर होगा बेटा? पाई के बराबर। तो अल्फा कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 बीटा, और ये तो बीटा था इतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा बन जाएगा पाई माइनस 2π/n। तो पाई से पाई कट गया 2π/n। यानी कि हर बार मैं ऐसा सिमेट्रिकली बोल सकता हूँ, अगर एक बार ऐसे सीधे जा रहे थे, अगली साइड यहाँ से 2π/n एंगल इधर घूमी, तो अगली बार जब इधर जाऊंगा तो ये 2π/n और इधर घूमेगी, फिर अगली बार ऐसे जाऊंगा तो 2π/n इधर और घूमेगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल ऑलरेडी जिस साइड का 2π/n था, अब इससे और 2π/n घूम गया तो ये वाली साइड का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनेगा ये 4π/n होगा। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं देखूंगा कि अगली जो साइड होगी, अगली साइड उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 6π/n, फिर अगली का 8π/n हॉरिजॉन्टल से इधर, और वो एंगल बढ़ता जाएगा। और वही एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 0 पहली साइड है 0 एंगल पे, फिर बनेगी 2π/n पे, ये वाली साइड 2π/n पे, फिर ये 4π/n पे ये वाली साइड, फिर अगली आएगी 6π/n पे, फिर अगली आएगी 8π/n पे। किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल दे रखे हमें तो हम ये कर सकते हैं कि इस वाले पहले वाले वेक्टर को, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर हम निकाल लें, पहले वाले साइड का एक्स और वाई कंपोनेंट अगर हम निकाल लें तो हम लिख सकते हैं कि ये ए साइड का है ना, तो ए साइन 2π/n इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा वो ए कोस 2π/n आएगा। यानी कि कोस वाले कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इन सभी के, और वर्टिकल कंपोनेंट जो साइन वाले को जो एंगल्स हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट्स में आएंगे। तो ये वर्टिकल वाले तो यहाँ से जब ये दिखूंगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? ए का साइन 4π/n और हॉरिजॉन्टल ए का कोस 4π/n। यानी कि पहला जो वेक्टर लिखूंगा मैं 0 नंबर का, ये 0 नंबर का वेक्टर लिख लेता हूँ, इसको मैं पहले नंबर का, इसको दूसरे नंबर का। क्यों? क्योंकि ये 0 पे 0 एंगल पे, फिर ये 2π/n का फर्स्ट मल्टीपल, 2π/n का फर्स्ट मल्टीपल, फिर 2π/n का सेकंड मल्टीपल, 2π/n का थर्ड मल्टीपल, 2π/n का फोर्थ मल्टीपल, ऐसे फोर्थ फिफ्थ, और ये nth मल्टीपल 2π/n का। इस तरीके से चलता जा रहा है। तो मैं पहले वाले को a0 बोल देता हूँ, ये a0 वेक्टर है। a0 वेक्टर तो सिंपल बनेगा a आई कैप, सीधा बोलेंगे इसको a आई कैप, या फिर इसको कोस थीटा और साइन थीटा में लिखेंगे तो a का एंगल 0 है एक्स एक्सिस में, तो a कोस 0 डिग्री आई कैप प्लस में a साइन 0 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट j कैप। तो साइन 0 देखो वर्टिकल में कंपोनेंट इसका 0 ही गया, साइन 0 0 होता है। सिमेट्रिकली अगर मैं a1 लिखूंगा कि पहली जो साइड होगी 0 के बाद में, इसको 0 बोलूँ तो ये 1, तो ये एक्चुअल में ये फर्स्ट साइड है या सेकंड साइड है, बट इसको a0 a1 मैं वेक्टर का नाम दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो a1 जो बनेगा वो बनेगा a कोस 2π/n, कोस 2π/n आई कैप, ये वाला ये 2π/n है, तो ये a का कोस 2π/n और a का साइन 2π/n, तो ये बन जाएगा कोस 2π/n आई कैप प्लस a साइन का 2π/n j कैप। सिमेट्रिकली a2 जो बनेगा, a2 बनेगा a कोस अब 2π/n का 2 टाइम्स, क्योंकि वो बनेगा 4π/n, क्योंकि पहली साइड घूमी 2π/n, अगली साइड 2π/n और घूमेगी तो टोटल 4π/n घूम जाएगी। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ में 4π/n एंगल है, तो कोस 4π/n तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया। फिर बोलो 2 × 2π/n ये आई कैप में, प्लस a इंटू साइन 2 × 2π/n, दो बार घूम चुका है इसलिए ये j कैप में, तो इसको a कोस 4π/n आई कैप प्लस a साइन और ये 4π/n j कैप, ये लिखा जा सकता है। सिमेट्रिकली अगर मैं a3 लिखूंगा थर्ड नंबर पे, तो ये जो चलेगा वो चल जाएगा a कोस 6π/n आई कैप प्लस a साइन 6π/n। हर बार 2π/n से एंगल बढ़ता रहेगा एक्स एक्सिस के साथ में, तो वो कंपोनेंट के अंदर जो एंगल आएगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा और ये चलता जाएगा। कब तक जाएगा? लास्ट में nth नंबर की साइड, देखो फर्स्ट नंबर की साइड जो बनी वो a0, सेकंड नंबर की साइड को a1 से लिखा, तो nth नंबर की साइड an-1 बनेगी एक तरीके से। लेकिन फर्स्ट नंबर की जो थी उसमें ये 0 बना, फिर यहाँ पे ये 1 आया, फिर ये 2 आया, तो a2 में 2, a3 में 3 आ रहा है यहाँ पे, तो an-1 में जो बनेगा ये
कितना बनेगा, हाँ कितनी साइड्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इस तरीके से अगर मैं ए फोर्थ, ठीक है, ये तो 0 नंबर की थी, 0 के बाद में 1 2 3 अगर ऐसे चलता जाऊंगा तो ये जो बनेगी ये n-1 बन जाएगी। एक्चुअल में ये nth नंबर की साइड होगी। तो पहली साइड 1 घूमी, दूसरी साइड 2 घूमी, फिर 3 घूमी, इस तरीके से चलता जाएगा ये n साइडेड पॉलीगन में। हाँ ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 3 में 3 आएगा, तो जो nth नंबर की साइड बनेगी, nth नंबर की साइड में ये जो लिखा जाएगा यहाँ पे nth नंबर की साइड में ये n ही लिखा जाएगा। देखो 2 पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो nth पे n से मल्टीप्लाई होगा। a cos n टाइम्स 2 पाई बाई n आई कैप प्लस a साइन n टाइम्स 2 पाई बाई n जे कैप। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन सभी का एडिशन, इन सभी वेक्टर्स का एडिशन करोगे तुम, तो एक्चुअल में तुमने पॉलीगन यूज में लिया था, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे लौट करके और ऐसे चलते गए और फाइनली वहीं पे आ गए तुम। लास्ट तुमने वेक्टर इसको यूज में लिया और तुम जहां से चले थे वहीं पे लौट के आ चुके हो। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, और ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट बनेगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, एक्चुअल में तुमने n+1 साइड्स, ये an तक का जो है वो क्या बना दिया तुमने, ये 0 बना दिया। टोटल जो सम होगा इसका, वो टोटल सम कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये टोटल सम 0 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं सभी में से a तो कॉमन आ जाएगा, आई कैप वाले कोस एक साथ ऐड हो जाएंगे और जे कैप वाले साइन एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो a कॉमन आने के बाद में ये बन जाएगा कोस 0 डिग्री प्लस कोस 2 पाई बाई n प्लस कोस 4 पाई बाई n प्लस में ऐसे चलता जाएगा और कोस 2n पाई बाई n ये चल जाएगा। ये तो बनेगा आई कैप में, प्लस में a कॉमन आ जाएगा और फिर वही साइन के अंदर चलेगा, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 2 पाई बाई n प्लस साइन 4 पाई बाई n और ऐसे चलता जाएगा किसमें, साइन 2n पाई बाई n और ये जे कैप के अंदर, और टोटल 0 वेक्टर बनेगा ये, क्योंकि रिजल्टेंट 0 है। तो इसमें देखो a से तो a कट गया, उधर जाके वो 0 में चला गया, और आई कैप और जे कैप इंडिविजुअल कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। यानी कि अगर कोई वेक्टर 0 है तो इसका आई कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, जे कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। यानी कि ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखी है, साथ में ये वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, और यही हमसे पूछी थी, तो ये प्रूफ होके निकल के आ गया। हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों क्योंकि 0 होंगे, यही प्रूफ करना था हमें। समझ में आ गई बात? आगे चलते फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं वेक्टर एडिशन वगैरह पे, है ना, जिनको अच्छा क्वेश्चन समझा जाता है, अलग से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन है कि अगर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √7Q है ये, देन P बाई Q कितना होगा। देखो इसने बोला कि दो फोर्सेज हैं P और Q, मान लो ये P है इधर मैग्नीट्यूड का, ये Q मैग्नीट्यूड का वेक्टर, और एंगल थीटा पे ये लग रहे हैं, और थीटा तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर रिजल्टेंट √7Q है तो P बाई Q कितना होगा। रिजल्टेंट जो बनेगा उसका स्क्वायर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा से लिखा जा सकता है, और जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू √7Q दे रखी है, तो रिजल्टेंट R जो तुम्हारा √7Q था उसके हिसाब से R² जो बनेगा वो 7 × Q² बन जाएगा, और रख दो यहाँ पे। तो 7Q² = P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री बेटा होता है हाफ, तो ये इधर आ जाएगा Q², तो 6Q² = P² प्लस 2PQ और 1/2, तो ये बन जाएगा PQ। समझ में आई क्या यार? इसमें कोई डाउट है तुम्हें? अब ध्यान से देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज मैग्नीट्यूड P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √7Q, देन P अपॉन में Q कितना होगा। P अपॉन में Q की वैल्यू पूछिए। यहाँ से क्या करो, PQ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे, PQ से, तो ये बन जाएगा 6Q² अपॉन में PQ = P² अपॉन में PQ प्लस 1, तो ये बन जाएगा 6, ये तो बन जाएगा Q अपॉन में P प्लस ये बन जाएगा P अपॉन में Q = 1, क्योंकि यहाँ से तो एक Q से एक Q कटेगा, यहाँ पे एक P से एक P कटेगा। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए P अपॉन में Q। P अपॉन में Q को मान लो तुमने x मान लिया,
तो पी अपॉन में क्यू क्या बना, ये 6 था, पी नहीं था। तो ये 6 इंटू ये है 1/x प्लस में पी बाई क्यू को तो सॉरी इक्वल यहाँ पे और प्लस यहाँ पे आएगा, तो ये इक्वल है और ये प्लस है। तो 6 इंटू 1/x इक्वल टू पी बाई क्यू, तो तुम्हारा वही है x प्लस 1। तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से x निकल के आएगा जो कि p बाई क्यू होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना है -6 अपॉन में 2 इंटू ए, जो कि बन जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1, जो कि लिखा जा सकता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखोगे तो 6 इंटू 4 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, 6 4 24, 24 प्लस 1 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन में 2। तो जो x बनेगा वो -1 प्लस माइनस ये 5 अपॉन में 2। तो जो x बनेगा एक तो बन जाएगा -6/2 और एक बन जाएगा 4/2। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो -3 और एक 2। दो वैल्यूज आ गई x की -3 और 2। तो अब x जो था x, क्योंकि p और q मैग्नीट्यूड्स थे, p और q मैग्नीट्यूड्स थे तो उनका रेशियो भी मैग्नीट्यूड में मतलब पॉजिटिव ही आएगा। p और q तो नेगेटिव है नहीं, मैग्नीट्यूड है वो, तो उनमें तो डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 2 वाला x कंसिडर कर देंगे, x की वैल्यू +2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो मैग्नीट्यूड है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड समझ लो तो वो भी एक मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव नंबर ही आएगा। p और q क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो वो पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे, तो रेशियो भी उनका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ कि 2 फोर्सेज इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल। दो फोर्सेज हैं P और 2P न्यूटन, एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं। फर्स्ट बी डबल्ड एंड द सेकंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन। एक को हमने डबल कर दिया P को और 2P को हमने 20 न्यूटन से बढ़ा दिया। तो बोला डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनएल्टर्ड, अनएल्टर्ड यानी कि बिना बदले रही, वैसी की वैसी, सेम अनचेंज्ड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक बार पोज करके और जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो भी तुम डायग्राम क्वेश्चन में हर बार डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो कि इनिशियली सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन क्या है, और फिर उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में डायग्राम बना लोगे तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो इनिशियली बोल रखा है कि P और 2P हैं, मान लो P इधर की तरफ है और 2P इधर की तरफ है, ठीक है, और इनमें रिजल्टेंट है, ये मान लो कोई रिजल्टेंट आएगा, मान लो कुछ एंगल अल्फा पे आ रहा है। फिर बोला है कि P को डबल कर दिया, P को डबल कर दिया तो ये 2P बन गया, और बोल रहा है कि जो दूसरा है 2P उसको 20 से बढ़ा दिया, 2P + 20 बन गया। बोल रहा है कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी कि जो एंगल अल्फा है P के साथ में वो सेम का सेम, किसी भी के साथ में जो भी एंगल है वो सेम का सेम है। तो P के साथ में अगर मैंने देखा वो एंगल अल्फा था तो 2P जो था वो वैसा का, जो P जो था वो 2P बन गया। तो इसके साथ में एंगल पहले भी अल्फा था तो अभी भी अल्फा ही है, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, यानी कि एरो की लेंथ बदल जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है बदलेगा। तो ये कुछ r डैश बन गया लेकिन एंगल सेम रहा। इसको मैं एंगल वेक्टर ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको ए डैश बोल दूँ, ये बी डैश बोल दूँ, तो जो एंगल बनता है ए वेक्टर के साथ में वो tan अल्फा जो बनता है वो b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा होता है। यही पढ़ा था हमने, तो बस वही लगाना है। पहले का tan अल्फा इक्वल टू बाद का tan अल्फा, खत्म बात। पहले का a क्या है p, इसका पहले का b, ये a है और ये b है, और बाद का ये a, बाद का ये b, तो इसमें लगा दो tan b sin थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ, हमसे पूछा क्या है, p की वैल्यू पूछी हुई है, हाँ, डायरेक्शन इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p कितना होगा। तो ठीक है, लगा दो इक्वेशन, ये बन जाएगा b यानी कि 2p और ये sin थीटा अपॉन में a यानी कि p प्लस में b यानी कि 2p और cos थीटा इक्वल टू tan अल्फा दोबारा दूसरी साइड में लगाएंगे तो उसमें b है 2p इंटू 2p + 20, तो 2p + 20 का sin थीटा कॉम्पोनेंट अपॉन में नीचे की तरफ आ जाएगा a यानी कि 2p प्लस में b cos थीटा यानी कि 2p + 20 और ये cos थीटा। ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीके से पहले तो इसको लिख लो, ये 2p cos थीटा
अपॉन में नीचे बन जाएगा p प्लस 2p कोस थीटा इक्वल टू ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2p साइन थीटा 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2p प्लस 2p कोस थीटा 2p प्लस 2p कोस थीटा प्लस 20 कोस थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इंटू 2p कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इक्वल लिखना, तो ये बन जाएगा 2p कोस थीटा इंटू 2p, तो ये बन जाएगा 4p। सबसे पहले तो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो 2p इंटू 2p साइन थीटा तो बन जाएगा 4 p स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? या फिर ऐसा कर लो, हम क्यों बार बार p स्क्वायर लिखेंगे, ये वाले p तो कॉमन आके सभी जगह कट ही जाएंगे, तो यहाँ पे तो 2 साइन थीटा अपॉन में 1, यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 2p कोस थीटा, तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2p 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अब 4p साइन थीटा, 4p साइन थीटा प्लस में अब आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा 2p कोस थीटा से, तो ये बन जाएगा 4p साइन थीटा कोस थीटा, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 20 इंटू 2 40 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, अब ये 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2p साइन थीटा, तो 2p साइन थीटा, ठीक है। फिर 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2p यानी कि 4p साइन थीटा कोस थीटा प्लस में अब 120 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 20 साइन थीटा प्लस अब 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा 20 साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 40 साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो 40 साइन थीटा कोस थीटा से 40 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा क्या कैंसिल आउट होता है, 4p साइन थीटा कोस थीटा, 4p साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी बचे हुए टर्म ऐसे कैसे लिख दो, तो ये बन जाएगा 4p साइन थीटा इक्वल टू 2p साइन थीटा प्लस में 20 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवाइड होकर के, और ये बन जाएगा 4p इक्वल टू 2p प्लस 20, तो ये बन जाएगा 2p इक्वल टू 20, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 10। समझ में आ गई क्या? p की वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि दो वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और पैरेललोग्राम बनाते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर हैं, सीधा सा ये दे रखा है। इसका एक डायगोनल इनके एडिशन को शो करता है जो कि d1 है, दूसरा इनके डिफरेंस को, एंड अदर वन इज d2, तो जो बचा d2 फिर वो डिफरेंस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें पूछा d1 प्लस d2 यानी कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आए उनका भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रेशियो पूछा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये समझो, चाहे जैसा मर्जी हो, अगर मैं बोलूंगा कि d1 अगर एडिशन वेक्टर है, मान लो लेट वेक्टर जो है वो a और b है, ये a वेक्टर है और ये मान लो ये b वेक्टर है, सिंपल इस तरीके से करो, तो d1 वेक्टर जो बनेगा इनका एडिशन वेक्टर है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बनेगा, और जो d2 वेक्टर बनेगा वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर या फिर b माइनस a बनेगा, जो भी बनेगा डिफरेंस बनेगा। तो हम a माइनस b ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर पे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही बताना है उसका। तो हम पहले लिखेंगे d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 अगर हमें निकालना है तो ये कितना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2a वेक्टर, ठीक है। दूसरा d1 माइनस d2 लिखना है तो d1 माइनस d2 लिखूंगा तो a से कट जाएगा, b माइनस माइनस का भी 2b बन जाएगा। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। देखने में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन अगर हम सीधे इसको करना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा ये। तो यहाँ से d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 2a के बराबर आ जाएगा, और d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 2b के बराबर आ जाएगा, और d1 प्लस d2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में d1 माइनस d2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2a अपॉन में 2b, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन b के बराबर निकल के आ जाएगा। अब गिवन है हमें ऑलरेडी कि a और b का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये भी कट जाएगा, तो d1 प्लस d2 जो डायगोनल होगा वो d1 माइनस d2 डायगोनल के मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल ही होंगे। d1 प्लस d2 और d1 माइनस d2 मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होंगे, तो ये 1:1 आ जाएगा आंसर। देख लो, दिखने में डरावना लगने वाला क्वेश्चन कितना आसान था। जब हम करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं जो गिवन है और जो हम उसमें खुद से मान सकते हैं, जो कर सकते हैं, समझ में जो आ रही है वो करना स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन खत्म होते जाते हैं। ठीक है, इसका मैं अगर और तरीका ढूंढूं, मैं उसको डायग्राम से समझाना चाहूँ
डायग्राम समझाना चाहूँ तो ये एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर मान लिया, दूसरा वेक्टर ये है जिसको हमने बी वेक्टर बोल दिया। दोनों पैरेलल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरीके से बन गया। पैरेललोग्राम इनमें ये बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम की भी खासियत बात होगी कि वो पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए और बी इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखना, इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, एक तो एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। ये तो डायग्राम, ये जो डायगोनल बनेगा वो तो बनेगा एडिशन का, इसको तो मैं D1 डायगोनल बोलूँगा, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा। और जो दूसरा बनेगा इसको मैं D2 डायगोनल बोल दूंगा, D2 डायगोनल, जो कि B माइनस ए लिखा जाएगा, क्योंकि मैं ए से बी गया हूँ ना। ये डायगोनल B माइनस है और ये A माइनस बी, तो हमने ऊपर A माइनस बी लिखा है, तो चलो हम इधर की तरफ डायरेक्शन ले लेते हैं, और ये वाला जो डायगोनल बन जाएगा वो D2 A माइनस बी बन जाएगा। फिर इधर लिख देते हैं फिर इसको, कि ये जो डायगोनल है वो A माइनस बी है। समझ में आ गई बात? ये स्क्वायर है। बट मजे की बात ये कि अगर ये स्क्वायर है, इफ ये D2 डायगोनल है, इफ दिस इज ए स्क्वायर, यानी कि इसका डायगोनल्स विल बी इक्वल, डायगोनल्स विल बी इक्वल। ये इसको D1 डायगोनल बोला, इसको D2 डायगोनल अगर बोला है, तो मैं D1 प्लस D2 चाहिए, तो D1 और D2 को अरेंज करेंगे ना हम, तो D1 और D2 को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसको उठा लो, डायग्राम थोड़ा सा हम बना के दिखाते हैं तुम्हें जल्दी से, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। D1 और D2 को अगर हमें अरेंज करना है, D1 प्लस D2 निकालना है, तो D1 और D2 को कैसे अरेंज करना पड़ेगा? हेड टू टेल। तो D1 के हेड पे D2 का टेल आना चाहिए, D1 के हेड पे D2 का टेल, ये लो ध्यान से देखो, ये D1 का हेड है, ये D1 का हेड है, ये क्यों गया? ये D1 का हेड है, यहाँ पे D2 का टेल, D2 ये है, इसका टेल यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं बाकी सारी साइड्स को एक बार के लिए क्या बना लेता हूँ, डैश लाइन बना लेता हूँ, ताकि करने में कोई दिक्कत ना आए अपने को। ठीक है, हाँ अब D2 है, इसमें भी बना लेते हैं। अब देखो D1 के हेड को D2 के टेल से कनेक्ट कर लेता हूँ, D1 के हेड को D2 के टेल से, तो ये वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये यहाँ पे जाके इसकी टेल कनेक्ट होगी, ये हेड भी, इसका हेड यहाँ पे आके कनेक्ट होगा इसका टेल, तो ये कनेक्ट हो गया हेड टू टेल, हेड टू टेल कनेक्ट करा, तो ये क्या बन गया? देख लो क्या बन गया, 2a। तो ये जो बन रहा है एक तरीके से, ये वेक्टर जो बन रहा है 2a वेक्टर, ये D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बन रहा है। D1 का हेड और D2 का हेड टू टेल कनेक्ट करा, तो ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ ये वेक्टर 2a वेक्टर बन रहा है। समझ में आ गई क्या यार? सिमेट्री के लिए हमें अगर D1 माइनस D2, या फिर क्या चाहिए हमें, हाँ D2, ये गलत लिख दिया मैंने, ये D2 वेक्टर था जो कि a माइनस बी था, हाँ सही है, सही लिखा था। दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें चाहिए था D1 प्लस D2 तो आ गया, D1 माइनस D2 चाहिए था। D1 माइनस D2 करने के लिए हमें D2 को पलटना पड़ेगा, D2 को पलटना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से कॉपी किया मैंने, और D2 को पलटना पड़ेगा, यानी कि ऐसे रखना पड़ेगा, और ऐसे रखने के लिए मुझे फिर उसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। और इसको इस तरीके से बनाने के लिए मुझे इस पैरेललोग्राम को मैं यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, और ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इसको मुझे पहले तो माइनस D2 बनाना पड़ेगा, माइनस D2 इस तरफ बनेगा, D2 अगर इधर था तो ये माइनस D2 बनेगा। अब माइनस D2 को उठा करके मैं इसके ऊपर रखूंगा ऐसे, तो ये बनेगा, देखो D1 और माइनस D2 का रिजल्टेंट। समझ में आ गई बात? D1 और माइनस D2 का रिजल्टेंट। ठीक है, तो पुराने वाले को हटा देते हैं। ये बन गया, ये माइनस D2 है,
ठीक है। अब इसमें देखो, ये D1 और ये -D2, इन दोनों का रिजल्टेंट हेड टू टेल कनेक्ट हो गए। D1 के हेड पे -D2 का टेल आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट बना वो ये वाला बन रहा है, जो कि है किसके बराबर बेटा, ये है तुम्हारा 2b के बराबर। किसके बराबर, ये भी b और ये भी b, तो ये 2b के बराबर आ गया। तो मैं सीधा यहाँ से भी लिख सकता था कि D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। D1 प्लस D2 को 2a लिखा जा सकता है और D1 माइनस D2 को 2b लिखा जा सकता है। और इनके मैग्नीट्यूड लिखने, यानी कि 2a का मैग्नीट्यूड बाई b का मैग्नीट्यूड, जो कि a बाई b, और a और b क्योंकि इक्वल दे रखे थे तो 1/1। ऐसे भी कर सकता था। यहाँ से हमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअल में कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट और यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट निकल के हमारा वहाँ से भी वही आ रहा था, D1 प्लस D2 2a और D1 माइनस D2 2b। क्लियर है क्या यार? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, और इसकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है डायग्राम के अंदर। ठीक है। तो एक और चीज हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि वेक्टर फॉर्मेट में हम स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें बनानी है वेक्टर के फॉर्मेट में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए ध्यान से सुनो, हमें एक लाइन बनानी है। उसके लिए कंडीशन ये कि एक लाइन बनानी है कि जिसका कोऑर्डिनेट जो पोजीशन r0 से पास हो रही हो, साथ में पैरेलल हो a वेक्टर के। किसके पैरेलल हो? a वेक्टर के पैरेलल हो। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं सबसे पहले तो, और फिर उसके अंदर कंडीशन ड्रॉ करेंगे हम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y। ठीक है। इसके अंदर हमें एक जनरल पॉइंट दे रखा है P, मान लेता हूं इसको। इस P पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन बतानी है, इस P पॉइंट से पास होने वाली, जिसका पोजीशन वेक्टर r0 दे रखा है मान लो। ठीक है। इससे पास होने वाली एक लाइन बतानी है, वो लाइन मान लेता हूं। कंडीशन क्या है कि P पॉइंट से, इस r0 पॉइंट से पास हो और a वेक्टर के पैरेलल हो। मान लो जो a वेक्टर है वो कुछ इस तरफ है। मान लिया हमने वो a वेक्टर कुछ इस तरफ है, इस तरफ है। ये मान लो ये a वेक्टर है, a वेक्टर। तो a वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए, a वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए। ऐसे शिफ्ट कर देता हूं मैं पैरेलल के, तो a वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है। समझ में आ गई ये बात? ये लाइन है हमारे पास में। इस लाइन के लिए लाइन की इक्वेशन कैसे, लाइन की इक्वेशन लिखा ली जाती है कि उस लाइन पे एक पॉइंट हमें पता हो तो दूसरा पॉइंट उस पे वेरिएबल मान लो। तो उस पॉइंट पे जो वो पॉइंट होगा वेरिएबल, वो इस पॉइंट में इस a के पैरेलल, इस पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन के लॉन्ग ऐसे चले हमेशा पैरेलल। तो वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए वो वेरिएबल पॉइंट। तो वो वेरिएबल पॉइंट हमने मान लिया कुछ ये है, मान लो ये, मान लो ये कोई q है और इसके कोऑर्डिनेट x, y है। और इस x, y का यानी कि हमें वेक्टर फॉर्मेट में इसका रिलेशन निकालना है। तो वेक्टर फॉर्मेट में यानी कि जनरल पोजीशन का, जनरल वेक्टर का r वेक्टर, ये r वेक्टर जो x i का प्लस y j का होगा, ये किस तरीके से वेरी करेगा इस लाइन के अलोंग, वो इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में बनेगी। समझ में आ गई क्या बात? तो इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए जनरल पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, और ये लाइन है जो कि पैरेलल टू ए वेक्टर है। वो गिवन है वेक्टर, जिसके अगर ए वेक्टर ऐसे होता तो ये लाइन ऐसे बन रही होती P पॉइंट से पास होने वाली। तो ए वेक्टर जो गिवन है उसके पैरेलल हमने, ये कंडीशन गिवन होगी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप होना चाहिए था और पॉइंट होना चाहिए था जिससे पास हो रहा है, तो हम निकाल पाते थे। या फिर एक्स वाई तुम्हारे इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। तो कोई कंडीशन तो पता होनी चाहिए ना कि कहाँ है और किधर से जा रही है, किधर जा रही है और किधर से जा रही है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस यहाँ से जा रही है और इधर जा रही है वो पता है हमें, तब हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अब तुम ध्यान से देख पा रहे होगे कि हमारे पास एक सेगमेंट बनेगा, हमारे पास एक सेगमेंट बनेगा इस लाइन के ऊपर। मैं अगर देखूंगा तो ये वाला सेगमेंट PQ सेगमेंट, PQ सेगमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इस ट्रायंगल में R0 प्लस ये PQ सेगमेंट इक्वल टू R बनेगा। R0 वो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट का हमें पता है कि इस पॉइंट से लाइन को पास करना है। और हमने मान लिया कि जो PQ है, लेट, क्योंकि इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, लेट PQ वेक्टर जो है इज K टाइम्स A वेक्टर, और K है एक कांस्टेंट जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि PQ की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो लाइन है तुम्हारी वो इसी लाइन के लॉन्ग है। समझ में आ गई क्या बात? वो लाइन इसी लाइन के लॉन्ग है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो इस सिचुएशन में K पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये
क्यू पॉइंट इधर की तरफ हुआ तो पी क्यू जो पॉइंट होगा इधर की तरफ, उस समय के नेगेटिव हो जाएगा। तो हम एक कॉन्स्टेंट जो है के की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम इसको ऐसे एज इन कांस्टेंट की भाई हार्ड एंड फास्ट एक कांस्टेंट होगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये स्केलर नंबर है, बस हम ये बोल सकते हैं कि एक स्केलर नंबर है। ये के ही डिफाइन करेगा कि पॉइंट उस लाइन पे किधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम जनरल पॉजिटिव डायरेक्शन में मान के चलते हैं कि एक ही पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये के है, तो अगर के नेगेटिव होगा तो अपने आप वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो पी क्यू ए के पैरेलल है, या फिर मैं बोलूँ एंटी पैरेलल है, इस डायरेक्शन में है। तो हमने ये मान के उसको लिख दिया। मान लो पी क्यू जो है वो के टाइम्स ए वेक्टर है। अगर के पॉजिटिव हुआ तो पी क्यू पैरेलल टू ए कैप हो जाएगा, और के नेगेटिव हुआ तो पी क्यू एंटी पैरेलल हो जाएगा। और एंटी पैरेलल बताएगा कि जो तुम्हारा पॉइंट है उसके पीछे, और तुम्हारी जो डायरेक्शन ली है तुमने उसके पीछे की तरफ हो। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कि जिस तरफ तुमने डायरेक्शन ली उसी तरफ हो तुम, उस पी पॉइंट से आगे की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दो, इस ट्राइंगल में लिख सकता हूं। तो फ्रॉम ट्राइंगल, इसको मैं ओ बोल दूं और पी बोल दूं, क्यू बोल दूं, तो ओ पी क्यू से मैं लिख सकता हूं कि जो तुम्हारा ये जो ओ पी वेक्टर होगा और जो पी क्यू वेक्टर होगा, इसका रिजल्टेंट तुम्हारा ओ क्यू वेक्टर है। ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर है। तो इसको ऐसे लिख दो, ओ क्यू वेक्टर जो है वो ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर है। ओ क्यू वेक्टर तो नेट तुम्हारा फाइनल वेरिएबल पॉइंट है ही, जिसका तुम्हें वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है। आर इक्वल टू ओ पी है तुम्हारा आर नोट, जिस पॉइंट से तुम्हारी लाइन पास हो रही, इक्वल टू पी क्यू है के टाइम्स ए। और ये के की अलग अलग वैल्यूज के लिए तुम्हें अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे उस लाइन के ऊपर, प्लस के इंटू ए वैक्टर। समझ में आ गई बात? के इंटू ए वैक्टर, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख सकते हैं। ये फिजिक्स में बहुत जगह तुम्हें ऐसे नहीं कि काम में आएगी, बट वैसे बता दिया कि तुम रियल लाइफ में या फिर मैथमेटिक्स के अंदर या फिर वेक्टर के जो एप्लीकेशन हैं तुम्हारे, वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके लिए मैंने तुम्हें बताया। और ये तो हमने अभी एडिशन के सब्ट्रैक्शन के ही हमने एप्लीकेशंस देखे हैं। जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसके भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और वो इसलिए बताना जरूरी है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि ये वेक्टर है क्या और ये किस कहाँ से आया है, क्या रिलेशन है इसका। तो ये वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन के आया है, और उसी का अलग टाइप का कैलकुलेशन है। तो उससे प्रॉपरली हर तरीके से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लिया और इसको उससे रिलेट कर लिया तो फिर इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। और फिर तुम कितनी भी डेप्थ में जा करके वेक्टर्स को पढ़ सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही है, बहुत सी चीज़ें हमने कवर करी हैं। और होमवर्क ये कर लेना, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं अपनी कोचिंग मटेरियल में से जो भी तुम्हारा होमवर्क बनता हो इन सब चीज़ों पे लेकर के, आज जो मैंने नई चीज़ें तुम्हें करवाई हैं उस पर जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं मॉड्यूल्स वगैरह में। तो ठीक है, इसको जो मैंने करवाया इसी को अच्छे से कर लेना। और कोई डाउट हो तो अपना जो डाउट ग्रुप है उसमें आकर के पूछ लेना, लिंक तुम्हें उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये HCV के क्वेश्चंस करने हैं, इन बुक्स में भी कोई होमवर्क है नहीं, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक वेक्टर के नाम से कोई टॉपिक है नहीं। ये क्वेश्चन था पाथफाइंडर का जो मैंने अभी इसका क्लास में कवर कर लिया है पीछे, ठीक है। वो जाके तुम देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखा है तो। और बाकी तुम जो भी बुक्स हैं उसमें से करना चाहो तो अपने हिसाब से टॉपिक्स ढूंढ के कर लेना, ठीक है। तो आज की लेक्चर में इतना ही। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें, तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। और डाउट्स के लिए माफियाज डाउट कलर नाम का ग्रुप है अपना टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लेना, अपने डाउट्स वहाँ पे भेज देना। चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं PDF वगैरह अपलोड कर देता हूँ जो भी तुम्हारी होती हैं, और क्लासेस की अपडेट सारी यहाँ पे मिलती हैं। और तुम्हारा जो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम उसमें अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वगैरह का पार्ट स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय।